नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको बताएगी कि असली दौलत क्या होती है और असली पहचान क्या मायने रखती है। सोचिए तो सही, एक पिता जब अपने बेटे से मिलने की खुशी में वर्षों की सारी थकान भूल जाता है तो समझिए उसने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी दौलत लुटा दी है। क्योंकि जब दिल के सबसे गहरे कोने में उम्मीद पलती है और वो टूट जाती है तो इंसान अंदर से एकदम खामोश हो जाता है। बिना किसी आहट के शहर के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर दोपहर की तेज धूप में एक बूढ़े व्यक्ति खड़े थे। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, पैरों में टूटी चप्पलें थी, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक और चेहरे पर एक प्यारी सी सच्ची मुस्कुराहट थी। इनका नाम था श्री राम कुमार प्रसाद, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी। पेशा एक रिक्शा चालक, पर आज उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो किसी बच्चों से कम नहीं थी, क्योंकि वो आए थे अपने बेटे से मिलने, उस बेटे से जिन्हें पेट काट कर पढ़ाया था। याद है जब पैसों की कमी के कारण उनके सिर से उनकी पत्नी का साया उठ गया था। उसी दुख को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और ठान लिया, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा ताकि किसी और गरीब को माँ के इलाज के बिना दम न तोड़ना पड़े। आज वही बेटा डॉक्टर विवेक इसी आलिशान अस्पताल में बड़े डॉक्टर बनकर काम कर रहे थे। जब गेट पर खड़े गार्ड ने राजकुमार को देखा तो रोका। उन्होंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, बेटा मुझे डॉक्टर विवेक से मिलना है, मेरे ही बेटे हैं, यही काम करते हैं। गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसने पसीने से सने कपड़े, उनकी थकी हुई चाल और वो टूटी चप्पलें देखकर जरा हंसते हुए बोला, बाबा आप और डॉक्टर साहब के पिता मजाक कर रहे हैं क्या? राम कुमार जी अब भी उतने ही शांत और गरिमामय लहजे में बोला, नहीं बेटा, मैंने उन्हें रिक्शा चलाकर पढ़ाया है, अपनी मेहनत से आज वो डॉक्टर है और बेटे तो मेरे ही हैं। गार्ड को थोड़ा शक हुआ, फिर भी वो अंदर चला गया। अंदर वातानुकूलित केबिन में सफेद कोट पहने अपनी शानदार कुर्सी पर डॉक्टर विवेक अपने दो साथियों के साथ किसी केस पर चर्चा कर रहे थे। गार्ड ने जाकर कहा, सर आप बाहर एक बुजुर्ग आए हैं, नाम बता रहे श्री राम कुमार, कह रहे हैं वो आपके पिता है। एक पल के लिए डॉक्टर विवेक जैसे जम से गए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें नीचे झुक गई और होठ मानो सिल गए हो। उनके सामने बैठी डॉक्टर रिद्धिमा ने सवाल भरी नजरों से देखा, क्योंकि सच कहूँ तो वो 2 दिन पहले ही विवेक ने पूरे स्टाफ से झूठ कहा था। उनके पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं जो विदेश में रहते हैं। विवेक ने कुर्सी की बाह कसकर पकड़ी और फिर बहुत धीमी डरी हुई आवाज में बोले, जाकर बोल दो मैं किसी राम कुमार प्रसाद को नहीं जानता। गार्ड हैरान रह गया, लेकिन आदेश मानकर वो बाहर चला गया। बाहर गेट के पास श्री राम कुमार जी अब भी उसी सादगी से खड़े थे। उनकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। दिल कह रहा था, बस अब मेरा बेटा दौड़ता हुआ आएगा, गले लग जाएगा और कहेगा, पिताजी आप अचानक यहाँ? लेकिन गार्ड ने आकर जो कहा उनके मन को अंदर तक झकझोर दिया। बाबा डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, कह रहे वो आपको नहीं जानते। राम कुमार प्रसाद जी कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अपने रिक्शे का हैंडल थामा और एकदम शांत भाव से वापस लौटने लगे। उनकी चाल में अब थकावट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने शरीर से नहीं अपनी आत्मा को हार मान लिया हो। रास्ते भर न उन्होंने किसी को रोका, न किसी से कुछ कहा, बस आंखें झुकी थी और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मेरे बेटे ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया? जिस सड़क पर बरसों तक उन्होंने अपने रिक्शों की घंटी बजाई थी, आज उसी सड़क पर उसके कदम कांप रहे थे। यह थकावट नहीं थी, यह थी उस बेटे की बेरुखी का दर्द, जिसे कभी अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाया करते थे। राम कुमार जी ने किसी से शिकायत नहीं की, न ही अपने बेटे विवेक को कोसा, बस मन ही मन सोचते रहे, कहीं गलती मुझसे ही तो नहीं हो गई थी? क्या मैंने जरूरत से ज्यादा उसे आगे बढ़ा दिया? घर पहुंचकर उन्होंने चुपचाप रिक्शे को एक कोने में लगाया और खामोशी से अंदर चले गए। छोटे बेटे सुनील ने तुरंत सामने आकर पूछा, बाबूजी आप इतनी जल्दी लौट आए और आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? राम कुमार जी कुछ कर नहीं पाए, बस नजरें चुराने लगे। लेकिन जब सुनील ने हाथ पकड़कर जिद की, बाबूजी मुझे बताइए तो सही क्या हुआ है, तब जाकर वो सन्नाटा टूटा और आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी। राम कुमार जी धीमी आवाज में बोले, आज मैं तेरे भाई विवेक से मिलने गया था उसी अस्पताल में, लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बेटा इतना कहते ही उनकी आवाज लड़खड़ा गई।
सुनील स्तब्ध रह गया। क्या भैया ने आपको पहचानने से मना कर दिया? बाबूजी, ऐसे कैसे हो सकता है? राम कुमार जी ने आंखें पोंछते हुए कहा, शायद अब उसे हमसे शर्म आती है बेटा। हम तो कहीं रिक्शा वाले हैं ना, और वो अब इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है। उनकी दुनिया अब अलग हो गई है। सुनील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तमतमाते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मैं चलूंगा आपके साथ। मैं खुद जाकर पूछूंगा क्या वो मुझे भी पहचानने से इनकार करेगा। लेकिन श्री राम कुमार जी ने उसका हाथ थाम लिया। आवाज में वही पिता वाला ठहराव था। नहीं बेटा, अब जाने का कोई फायदा नहीं है। जिसे अपनों की कदर नहीं होती उसे समझाने से कुछ नहीं मिलता। मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो चाहे माने या ना माने। सुनील वही चुप हो गया, पर अंदर ही अंदर उसके दिल भी टूट चुका था। घर में अब एक गहरा सन्नाटा पसर गया। रात का खाना भी बिना किसी बात के निपटा गया। अब दूसरी ओर समय अस्पताल की ऊंची दीवारों के भीतर डॉक्टर विवेक के सामने सब कुछ समान था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर प्यारे दोस्तों, नियति सब देख रही थी और वह इंतजार कर रही थी बस एक पल का, जब विवेक को उसके लिए आईना दिखाया जाए और उस शीशे में खुद को देख नहीं पाएगा। उस रात श्री राम कुमार प्रसाद को नींद नहीं आई। वो बार बार करवट बदलते रहे और सोचते रहे, जिस बेटे की पहली फीस भरने के लिए मैंने साहूकार से ब्याज पर पैसे लिए, जिसके पहले बस्ते की कीमत चुकाने के लिए मैं खुद नंगे पांव चला, क्या वही बेटा आज मुझसे रिश्ता तोड़ चुका है? सुबह होते ही उन्होंने फिर से वही टूटी चप्पलें पहनी, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान ओढ़ी और रिक्शा लेकर निकल पड़े, क्योंकि भूख, दर्द और अपमान, इन सब को पीछे छोड़कर भी जिंदगी रुकती नहीं है। इधर अस्पताल में डॉक्टर विवेक के चारों तरफ तारीफें थी, सहकर्मियों की सराहना है, लेकिन दिल में किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। बार बार उसका मन अतीत की ओर खींच रहा था। जब उसके जूते में छेद हो जाते थे तो बाबूजी खुद नंगे पांव चलकर उनके लिए नए जूते ले आते थे। लेकिन वो बेचैनी तब तक बहुत छोटी थी, जब तक कि अस्पताल वो केस नहीं आया जो विवेक के भीतर छुपे इंसान को झकझोर कर रख देने वाला था। 3 दिन बाद एक गरीब व्यक्ति धूल में सना हुआ, फटे कपड़े पहने, गोद में एक बेहोश बच्चे को लेकर दरवाजे पर चिल्लाता हुआ आया, डॉक्टर बाबू, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं गरीब हूँ, लेकिन ये देखिए पैसे हैं मेरे पास, जितना चाहिए ले लीजिए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह दर्दनाक दृश्य देखकर पूरा स्टाफ दौड़ पड़ा और डॉक्टर विवेक भी बच्चे के इलाज में जुट गए। लेकिन जब वो उस गरीब पिता को देखते हैं तो उन्हें बार बार किसी और की छवि दिखने लगती है। उसके पसीने से भीगे चेहरे में, उस घबराहट भरी आवाज में, उसकी आंखों की मिनटों में उन्हें अपने ही पिता की याद आती है। उसी पिता की जो 3 दिन पहले उसी उम्मीद और उसी बेचैनी के साथ चुपचाप अस्पताल के गेट पर खड़े थे। विवेक अचानक कांप उठा। उसने बच्चे का इलाज पूरा किया और बाहर आकर अकेले में गहरी सांस लेने लगा। लेकिन अब उनके दिल की दीवारें टूट चुकी थी और आत्मा चीख रही थी, तूने क्या किया विवेक, तूने क्या किया? अपने ही पिता को ठुकरा दिया, ठीक वैसे ही जैसे आज तो इस आदमी के दर्द को समझ पा रहा है। उस रात विवेक सो नहीं पाया और सुबह उठते ही उसकी पहली बार मोबाइल उठाया, पर कॉल करने से पहले वो हिचकिचा गया। अब कॉल कर भी लूं तो क्या कहूँगा बाबूजी से? और यही सोचते सोचते वो सीधा अपने पिता राम कुमार प्रसाद जी के घर की ओर निकल पड़ा। सुबह की हल्की धूप घर की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन उस घर में रोशनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जहाँ दिल बुझ जाते हैं वहाँ सूरज की रोशनी भी अक्सर फीकी लगने लगती है। राम कुमार जी आज भी रोज की तरह उठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो रौनक नहीं थी। सुबह की चाय ठंडी हो चुकी थी, पर अब वो भी कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। आंखों से बहते आंसुओं को कोई देख न ले, इसीलिए बार बार गमछे के कोने से पोंछ लिया करते थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनील ने जैसे दरवाजा खोला, सामने खड़ा था विवेक, वही विवेक जिसने 3 दिन पहले अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर दिया था। आज उसी बेटे की आंखें झुकी हुई थी और हाथ कांप रहे थे। सुनील ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, बस उनकी नजरें गुस्से में तप रही थी। लेकिन विवेक बिना कुछ बोले सीधे अंदर आ गया और अपने पिताजी को देखते वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। गला रूंधा हुआ था, आवाज कांप रही थी और आंखें में आंसू झरने लगे। धीरे से बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राम कुमार जी चौंक गए। उन्होंने अपने
कमजोर आंखों को थोड़ा ऊपर उठाया। वो समझ ही नहीं पाए कि यही बेटा है जिसने 3 दिन पहले उन्हें दुनिया के सामने अपना पिता मानने से मना कर दिया था। विवेक अब उनके चरणों में सिर रख चुका था और रोते हुए कह रहा था, बाबूजी, मैं झूठी इज्जत के पीछे भागता रहा। मैं डरता रहा कि लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरा बाप रिक्शा चलाता है। लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत वही होती है जो एक बाप अपने पसीने से अपने बेटे को देता है। राम कुमार जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते हुए हाथों से विवेक का सिर उठाया और अपने सीने से लगाकर बस एक ही बात कही, बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। मैं तो बस तुझे देखने आया था। तेरा इनकार सुनकर मैं बस खामोश हो गया था। विवेक अब फुट फुट कर रो रहा था और सुनील, जो अब तक दीवार के सहारे खड़ा था, वो भी अपने आंसू रोक नहीं सका। उसने विवेक के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, भैया, आप जानते हो बाबूजी उस दिन कितने टूट गए थे। रात भर जागते रहे, खाना नहीं खाया। विवेक ने सुनील का हाथ पकड़कर कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है भाई, पर अब मैं उसे ठीक करूंगा। मैं दुनिया को खुद बताऊंगा कि मैं एक रिक्शा चालक का बेटा हूँ और इसी पहचान ने मुझे डॉक्टर बनाया है। राम कुमार जी अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तू जो करना चाहता है अब बिना डरे कर ले, लेकिन कभी भी इस बात से शर्म मत करना कि तू एक मजदूर का बेटा है, क्योंकि मजदूरी तो ईमानदारी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। विवेक ने अपने पिताजी के पैर छुए और कहा, बाबूजी, आज आप मेरे साथ चलिए। मैं आज दुनिया के सामने खड़े होकर कहूँगा, यही मेरे पिता है, यही मेरी कामयाबी की जड़ है और यही मेरी पहचान है। विवेक ने अपने पिता राम कुमार प्रसाद का हाथ थामा और उस दिन पहली बार उन्होंने रिक्शे से नहीं बल्कि अपनी कार में बिठाकर अस्पताल ले गया। राम कुमार जी रास्ते भर चुप थे, न कुछ बोले न कुछ सवाल किए, बस। लेकिन उनकी आंखों में जो नमी थी वो अब भी किसी अपमान की नहीं थी, बल्कि एक पिता को अपने बेटे की वापसी पर मिले सम्मान की गर्मी से पिघलते हुए आंसुओं की बूंदें थी। अस्पताल के मेन गेट पर जब गाड़ी रुकी तो गार्ड वही था जिसने कुछ दिन पहले उनसे बेरुखी से बात की थी। वो जैसे उन्हें पहचान पाया झट से खड़ा हो गया। सर, यही हुआ? विवेक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, यही है मेरे पिता और यही मेरी असली पहचान। गार्ड हक्का बक्का रह गया और विनम्रता से झुककर राम कुमार जी को सलाम किया। अंदर जाते अस्पताल के गलियारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई और डॉक्टर विवेक, जिसने कहा था कि उसके पिता विदेश में बिजनेस करते हैं, आज खुद एक रिक्शा चालक को साथ लाया है और कह रहा मेरे पापा है। विवेक ने किसी की तरफ नहीं देखा, वो सीधा उस वार्ड की तरफ गया जहां मैनेजर और बाकी मेडिकल स्टाफ मीटिंग में थे। दरवाजा खोला और सबके सामने खड़े होकर बड़ी विनम्रता से साफ आवाज में कहा, सुनिए सभी लोग, मैं आज आपसे कुछ छुपाया नहीं चाहता। जिस इंसान को मैं पिछले कई सालों से छुपाता रहा, आज उसे दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। वो पीछे मुड़े और फिर उनका हाथ पकड़कर सभी के सामने खड़ा कर दिया। यह है मेरे पिता श्री राम कुमार प्रसाद जी, जिन्होंने रिक्शा चलाकर मुझे इस काबिल बनाया। मेरी माँ की मौत के बाद भी कभी हार नहीं मानी। हर दिन हर रात मेरी पढ़ाई, मेरी फीस, मेरी किताबों के लिए खून पसीना बहाया। मैंने इनसे नजरें चुराई थी क्योंकि मैं डर गया था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज मैं नहीं डरता, क्योंकि आज मैं जान चुका हूँ कि इस देश का असली हीरो कोई करोड़पति नहीं, बल्कि वो होता है जो खुद भूखा रहकर अपने बच्चे को सपनों को उड़ान देता है। कमरे में सन्नाटा था और फिर एक क्षण के बाद जोरदार तालियों की गूंज हर दिल को भिगो दिया। डॉक्टर रिद्धिमा, जो पहले विवेक की दोस्त थी, सबसे पहले खड़ी हुई और जाकर राम कुमार जी के चरणों में झुक गई। आप सच में महान है अंकल, आपने जो किया वो सब से परे है। सभी डॉक्टर, नर्स, स्टाफ मेंबर्स एक एक कर उनसे मिलते गए और उस दिन वो रिक्शा चालक जो 3 दिन पहले गेट से लौटाया गया था, आज उसी अस्पताल के भीतर खड़ा था, सम्मान, आभार और गर्व की नजरों से नहाया हुआ। विवेक ने सबसे पहले अपने पिता के लिए एक कुर्सी मंगवाई और खुद जमीन पर बैठ गया। बाबूजी, अब तक मैं आपकी परछाई से भी डरता था, अब मैं चाहता हूँ कि आपकी छाया में ही जीऊं। इसके बाद विवेक अपने पिता को अस्पताल की कैंटीन में ले गया, जहाँ उन्होंने पहली बार एक गर्म और साफ प्लेट में खाना परोसा गया। अगले कुछ हफ्तों में विवेक ने अपने पिता के लिए एक सुंदर सा घर बनवाया और छोटे भाई सुनील को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। अब जब भी अस्पताल में कोई मरीज गरीब का होता है तो डॉक्टर विवेक अपनी फीस नहीं लेते, बस यही करते हैं। कभी मेरे बाबूजी भी ऐसे ही किसी डॉक्टर के दरवाजे पर खड़े थे। आज मेरा फर्ज है किसी का बाबूजी न लौटे।
प्यारे दोस्तों, बड़े बनने के ऊंचा ओहदा नहीं होता, बल्कि गहराई से किए गया त्याग और दिल से दिया गया सम्मान जरूरी होता है। अब सवाल आपसे, अगर आप कभी ऐसे मोड़ पर आ जाए जहां दुनिया की नजरों में इज्जत और अपनों का साथ, इन दोनों में से एक को चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ जवाब इंसान को दोबारा इंसान बनाते हैं। और अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही और भावनात्मक कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचा सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक नमस्ते, जय हिंद।